Hello everyone, myself CA Saurabh Mittal, Associate Director Choice Equity Broking Private Limited. So we are again here with our series on taxability of certain incomes in which we are discussing certain particular incomes which are very material for most of the individual assessees, जो कि उनके रेगुलर लाइफ के अंदर उनको फेस करना पड़ता है, उसकी क्या टैक्स कंप्लायंसेस होंगे, उनके बारे में हम इस सीरीज के अंदर डिस्कशन कर रहे हैं। हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था रिगार्डिंग पेंशन रिसीट्स, इधर इट इज मंथली या फिर एक आपको लमसम अमाउंट एज अ पेंशन मिलता है या फिर आपकी फैमिली को कोई फैमिली पेंशन मिलता है। उन सभी सिनेरियो के अंदर उसका टैक्स कंप्लायंसेस कैसे होगा उसके रिगार्डिंग हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कशन किया था। आज के हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं टैक्सेबिलिटी ऑफ एरियर्स ऑफ इनकम। व्हाट इज एरियर्स ऑफ इनकम? इसके अंदर हम देखेंगे कि कुछ अमाउंट जो मुझे आज मिलना चाहिए था बट मुझे आज नहीं मिलता है, फ्यूचर में आने वाले किसी और ईयर के अंदर मुझे वो अमाउंट रिसीव हो रहा है, तो उस केस में उसकी टैक्सेबिलिटी कब होगी? वो आज मेरे लिए टैक्सेबल होगा या फिर फ्यूचर में जब मुझे वो रिसीट मिलेगी तब मेरे लिए वो अमाउंट टैक्सेबल होगा। सो बेसिकली एरियर ऑफ इनकम एज आई मेंशन वो अमाउंट है जो मुझे आज जब मुझे मिलना चाहिए उस टाइम पे वो अमाउंट ना मिलके फ्यूचर में मिलता है, या फिर पहले का कुछ अमाउंट है, पहले का कुछ बकाया है जो मुझे नहीं मिला था वो आज जाके मिल रहा है। ऐसा कोई भी अमाउंट होगा उसको हम एरियर्स कंसिडर करते हैं। आज के इस डिस्कशन के अंदर बेसिकली हम कौन से एरियर्स को डिस्कस करने वाले हैं? अगर वो मेरा कोई सैलरी से रिलेटेड कोई एरियर मुझे मिल रहा है या फिर फैमिली पेंशन से रिलेटेड कोई एरियर ऑफ इनकम मुझे मिल रहा है, या फिर मुझे कोई हाउस रेंट मिल रहा है जो पहले मिल जाना चाहिए था, उस वक्त मेरे किराएदार ने मुझे नहीं दिया, आज जाके मुझे वो रिसीट मेरे अकाउंट में मिल रही है, ऐसा कुछ भी इनकम है, एरियर है इनकम का, उसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे कि उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे होगी। सो बेसिकली एरियर के केस में होता क्या है, क्यों इसकी टैक्सेबिलिटी देखना जानना जरूरी है, ये हम समझते हैं। सबसे पहले एरियर के केस में क्योंकि इनकम जिस साल में अप्रूव होती है, जिस साल में रिसीवेबल होती है, उस साल में नहीं मिलती और बाद में मिलती है, और क्योंकि हमें पता है कि ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम या फिर टैक्स रेट ऑफ इनकम इंक्रीज होने की वजह से अगर कोई अमाउंट मुझे आज में भी 10% 15% के हिसाब से टैक्सेबल होता, अगर मुझे आज मिलता और फ्यूचर में जाके वो इनकम मुझे मिल रही है, तो मे बी वो 20%, 25%, 30% के रेट से उस वक्त टैक्सेबल हो। तो अननेसेसरी ड्यू टू डिले इन रिसीट ऑफ दैट अमाउंट मुझे एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ टैक्स पे करना पड़ रहा है। इसलिए हमें जानना है कि ऐसे केसेस में क्या होना चाहिए, क्या मुझे कुछ इनकम टैक्स रिलीफ ऐसे केसेस के अंदर मिलेगा। सो आई वुड लाइक टू मेंशन सेक्शन 89(1) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, जिसके अंदर मुझे रिलीफ अवेलेबल है इन केस ऑफ रिसीट ऑफ एनी सच एरियर ऑफ इनकम। इस सेक्शन को हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, कैसे इसके अंदर हमें कैलकुलेशन करना है और कैसे हम इसके अंदर टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं ऑन अकाउंट ऑफ दीज एरियर्स ऑफ इनकम। सो बेसिकली इस सेक्शन के अंदर रिलीफ हमें किस किस इनकम से रिलेटेड मिलेगी, हमने पहले डिस्कस किया कि हम आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं सैलरी से रिलेटेड एरियर्स के रिगार्डिंग या फिर फैमिली पेंशन से रिलेटेड एरियर के रिगार्डिंग। सो इस सेक्शन 89 के अंदर हमें रिलीफ मिलेगा अगर मुझे सैलरी कुछ रिसीव हो रही है बकाया पिछले सालों की, या फिर मुझे कोई फैमिली पेंशन रिसीट हो रही है करंट ईयर के अंदर जो पिछले सालों से बकाया होती हुई आ रही है, कोई ग्रेच्युटी का अमाउंट है वो भी अगेन सैलरी का कंपोनेंट है, कोई कमिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन मतलब एक लमसम अमाउंट जो मुझे पेंशन का मिलता है वो पहले ना मिलके अब मिल रहा है, या फिर कोई टर्मिनेशन से रिलेटेड अमाउंट है, कोई कंपनसेशन है टर्मिनेशन से रिलेटेड, अगेन दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सैलरी इनकम। ऐसा कुछ भी अमाउंट अगर मुझे मिलता है तो मुझे सेक्शन 89 के अंदर रिलीफ मिल सकता है टैक्सेशन के अंदर। एक चीज जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है नोट करने के लिए, अगर मुझे ये रिलीफ क्लेम करना है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर तो मुझे फॉर्म 10E फाइल करना पड़ेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ
ये फॉर्म अवेलेबल है इनकम टैक्स वेबसाइट के ऊपर। सो ये जरूर हमें नोट करना है कि फॉर्म 10E इज मस्ट टू बी फाइल्ड टू क्लेम एनी सच रिलीफ अंडर सेक्शन 89। हमने पिछली स्लाइड्स में देखा था कि इस एरियर ऑफ इनकम से टैक्स बेनिफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें टैक्स कंप्यूटेशन वापस करना पड़ेगा। कौन से ईयर्स का? पहले हमें देखना पड़ेगा उस ईयर का टैक्स कंप्यूटेशन जिसके अंदर मुझे वो अमाउंट रिसीव हुआ है। एक टिपिकल एग्जांपल अगर अपन ले कि कोई अमाउंट पर्टेन करता है 2014-15 से, बट वो रिसीव मुझे 2020-21 के अंदर हो रहा है, तो फॉर कैलकुलेशन ऑफ रिलीफ अंडर सेक्शन 89 सबसे पहले मुझे टैक्स कंप्यूट करना पड़ेगा फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए। और इस केस में मैं दो कंप्यूटेशन करूंगा। सबसे पहले मैं देखूंगा टैक्स कंप्यूटेशन जिस साल में मुझे रिसीव हुआ है अमाउंट, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के अंदर, और टैक्स कंप्यूटेशन मेरी कैलकुलेट होगी इंक्लूडिंग जो एरियर मुझे उस साल के अंदर रिसीव हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मेरा रहेगा उसी साल का टैक्स कंप्यूटेशन मुझे करना है, बट इस बार मुझे वो एक्सक्लूड कर देना है उस अमाउंट को, और उसके बाद में जो मेरा टैक्स बनता है वो कैलकुलेट करना है। तो स्टेप नंबर 3 के अंदर मेरे पास वो अमाउंट होगा जो एक्स्ट्रा टैक्स मुझे पे करना पड़ रहा है एरियर इनकम रिसीव करने की वजह से। अकॉर्डिंगली नेक्स्ट स्टेप जो मैं करूंगा, ये सेम कैलकुलेशन मुझे करनी है उस साल के लिए जिस साल में मुझे ये अमाउंट ड्यू था, जिस साल में मिलना चाहिए था। तो जैसे 2014-15 के अंदर अगर मुझे ये अमाउंट मिलना चाहिए था बट नहीं मिला, तो उस साल मैंने बिना इस अमाउंट को कंसीडर किए रिटर्न फाइल किया, तो मेरे पास में उस टाइम की कंप्यूटेशन विदाउट दैट इनकम है। बट मुझे वो अमाउंट भी कैलकुलेट करना है जो अगर मैं इस एरियर को उस साल में कंसीडर करता, उस साल की इनकम कंसीडर करता, तब मेरा टैक्स का कितना अमाउंट निकल के आता। तो स्टेप नंबर 4 और 5 के अंदर मैं उस अमाउंट को कैलकुलेट करूंगा, उस डिफरेंस को कैलकुलेट करूंगा, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ टैक्स उस साल में बनता जब ये एरियर ऑफ इनकम अगर उस साल में मुझे मिलता। एक एग्जांपल के साथ हम आगे समझेंगे कि कैसे ये कैलकुलेशन एक्चुअली वर्क करेगी। अभी हम ये समझते हैं कि स्टेप नंबर 3 और 6 के अंदर हमारे पास में वो फिगर निकल के आएगा, वो टैक्स का डिफरेंस निकल के आएगा अगर ये एरियर ऑफ इनकम पार्ट बनता है और नहीं बनता है आपकी टैक्स कैलकुलेशन का, पहले उस साल में जिसमें वो अमाउंट रिसीव हुआ और बाद में उस साल में जिसमें वो अमाउंट एक्चुअली रिसीवेबल था। यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ हम समझते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के अंदर मिस्टर राम की टोटल इनकम है 6 लाख रुपीज। उनको एक अमाउंट रिसीव हुआ है एज ए एरियर ऑफ इनकम रुपीज 1.5 लाख, जो कि पर्टेन करता है फाइनेंशियल ईयर 2011-12 से। सो बेसिकली मुझे मिस्टर राम को एक एरियर ऑफ इनकम रिसीव हुआ है 10 साल पुराना, पर्टेन करता है FY 2011-12 से, रिसीव हुआ है 2020-21 के अंदर। तो मेरी इनकम विदाउट दिस एरियर थी मिस्टर राम की 6 लाख, एरियर है 1.5 लाख जो पर्टेन करता है 2011-12 से। मुझे ये देखना है कि 11-12 में विदाउट दिस एरियर उनकी टोटल इनकम कितनी थी, तो वो अमाउंट है 2 लाख रुपीस। तो जो हमने पिछले स्लाइड के अंदर देखा, अगर ये एरियर उनका इस साल के अंदर कंसीडर करते हैं तो उनकी टोटल इनकम बनती है 6 लाख प्लस 1,50,000, दैट इज 7,50,000। और इसके ऊपर अगर मैं टैक्स कैलकुलेट करता हूं फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के स्लैब रेट के अकॉर्डिंग, तो मेरा टैक्स निकल के आएगा 65,000 रुपीज। वहीं अगर मैं इस 1,50,000 को करंट ईयर में नहीं कंसीडर करता क्योंकि ये मेरे करंट ईयर की इनकम नहीं है, तो फिर मेरा अमाउंट टोटल इनकम होता 6 लाख रुपीज और मेरा टैक्स बनता 33,800। सो बेसिकली 31,200 इज द अमाउंट जो मेरे को एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है इस साल के अंदर ड्यू टू रिसीट ऑफ दिस एरियर, ऑल्दो ये इनकम मेरी इस साल से पर्टेन नहीं करती। अब हम कैलकुलेट करते हैं स्टेप नंबर 4 और 5, जहां पे मेरी टोटल इनकम
उस साल की जिस साल से ये इनकम पर्टेन करती है वो बन जाती 3,50,000 अगर ये 1.5 लाख रुपए मेरे को उसी साल मिल जाता तो, और नहीं मिला इसलिए मेरी इनकम बनी 2 लाख रुपीज। सो दिस इज द डिफरेंस, 3.5 लाख रुपए इंक्लूडिंग एरियर अगर उस वक्त मेरे को मिला होता, और 2 लाख रुपए अगर वो एरियर मुझे उस टाइम पे नहीं मिला। तो हम अब कैलकुलेट करेंगे टैक्स अमाउंट 2 लाख रुपए पे और 3.5 लाख रुपए पे उस साल के स्लैब रेट के अकॉर्डिंग। तो उस साल के स्लैब रेट के अकॉर्डिंग मेरा टोटल टैक्स का अमाउंट होगा 2060 रुपीज एक्सक्लूडिंग दैट एरियर अमाउंट, एंड इंक्लूडिंग दैट एरियर अमाउंट मेरा टैक्स अमाउंट है 15,450। सो बेसिकली इंक्लूडिंग दैट अमाउंट मेरा टैक्स अमाउंट है 17,510, और एक्सक्लूडिंग दैट अमाउंट मेरा टैक्स का अमाउंट बनेगा 2016 रुपीज। सो बेसिकली 15,450 रुपीज का मेरे को एक्स्ट्रा टैक्स बनता अगर ये एरियर मेरे को उसी साल में रिसीव हो जाता। पिछले स्लाइड में हमने देखा था कि कितना टैक्स एक्स्ट्रा बनता है मेरा इस साल के अंदर उस एरियर को रिसीव करने की वजह से, और ये मेरा अमाउंट है एक्स्ट्रा टैक्स जो मेरा बनता अगर उसी साल में मेरे को रिसीव हो जाता ये अमाउंट। मेरा टोटल टैक्स करंट ईयर में एक्स्ट्रा बन रहा है 31,200, अगर उसी साल में ये इनकम टैक्सेबल हो जाती तो मेरा टैक्स बनता 15,415। सो बेसिकली 15,750 इज द अमाउंट जो मुझे एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ रहा है ड्यू टू रिसीट ऑफ एरियर ऑफ इनकम लेट जो मेरे को इनकम रिसीव हुई है उसकी वजह से। सो सेक्शन 89 के अंदर मुझे इस 15,750 रुपीज का टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा और मैं इसका रिलीफ क्लेम कर सकता हूं अगेंस्ट रिसीट ऑफ एरियर ऑफ इनकम। इसके अलावा आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर मुझे हाउस रेंट रिसीव हो रहा है पिछले सालों से जो पर्टेन करता है, अगर वो करंट ईयर में रिसीव होगा तो ऐसे केस में उसकी टैक्सेबिलिटी क्या होगी। तो ऐसे केस के अंदर अगर मेरे को पिछले साल का कोई भी एरियर ऑफ हाउस रेंट रिसीव होता है तो वो मेरा पूरा का पूरा करंट ईयर के अंदर टैक्सेबल होगा, और उस अमाउंट के अगेंस्ट में मुझे स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 अवेलेबल रहेगा एट द रेट ऑफ 30%। तो जितना भी अमाउंट मुझे एज ए एरियर ऑफ हाउस रेंट अगर करंट ईयर में रिसीव होता है उस अमाउंट में 30% मैं स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर सकता हूं, और बाकी का पूरा अमाउंट मेरे हैंड्स में एज ए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल होगा। इस केस के अंदर ये चीज इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है जिस ईयर से वो अमाउंट पर्टेन करता है उस वक्त आप उस हाउस प्रॉपर्टी के ओनर थे, बट करंट ईयर के अंदर आप उस हाउस प्रॉपर्टी के ओनर नहीं हैं। अगर ऐसा भी केस है तो भी ये इनकम आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ही कंसिडर होगी और आपको इसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। So thank you very much. Hope you understand the concept of arrears of income. If you like this video, push the like button, share and subscribe this channel. Thank you.